Hello everyone, this side's Sunny Sethi. Uh, just first of all, I will give my introduction to the new participants who have joined today. My name is Sunny Sethi and I qualified CA in November 2017 and post qualification working with around 2 years with RSM International and currently joined Deloitte in statutory audit profile. So without wasting much of your time, we will start our topic. And just before starting the topic, I would there might be a high chance or high probability that very few number of professionals knows about the concept we will discuss. So I think it would be a better to all the professionals to learn these new emerging accounting treatments. So let me start and let me share my screen first. So today we are going to discuss a treatment on accounting of carbon credits. Okay. So let me discuss. How many of you heard about this name, UNFC? This is an committee. Its full form is United Nations Framework on Convention Climate Changes. तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस. ओके. तो यूएनएफसी क्या है? यूएनएफसी एक कमेटी है. ये कमेटी, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, यूएनएफसी ये कमेटी 1992 में बनाई गई. और यूएनएफसी आपको नाम से ही अगर पता लग रहा होगा कि यूनाइटेड नेशंस, तो इस कमेटी में वो सारी कंट्रीज थी जो कि यूनाइटेड नेशंस के पार्ट थी. तो यूएनएफसी 1992 में बनी है एक कमेटी. एंड इस कमेटी के बनने के बाद उसका मेन जो कंसर्न था, वो कंसर्न था ग्लोबल वार्मिंग को लेकर. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या थी कि उनका ये कंसर्न था यूएनएफसी का कि जिस स्पीड से आज की डेट में जितनी भी कंट्रीज हैं, जिस स्पीड से वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं. ग्रीन हाउस गैसेस में हमारी मेनली आती हैं एक तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और भी काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, बट मेनली जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में है वो ये दो जो इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. तो 1992 में ये कमेटी बनी और उसका जो मेन चिंता का विषय था वो ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस जिस स्पीड से सारी की सारी कंट्रीज मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, अगर वैसे ही आगे भी ये सब करते रहे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, तो एक टाइम आएगा कि अर्थ सरवाइव नहीं कर पाएगा और सारी की सारी अर्थ हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो इनका जो मुद्दा था वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा सिवियर था. बट 1992 में ये मीटिंग उन्होंने बुलाई और उसमें 191 कंट्रीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे. बट ड्यू टू सम फेलियर्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज उस टाइम पे किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी कि ग्लोबल वार्मिंग भी कोई एक कंसर्न है, तो कोई भी कंट्रीज ने इसको नहीं माना और 1992 में ये कमेटी की जो मीटिंग हुई थी वो एक अनसक्सेसफुल कमेटी मीटिंग हो गई थी. तो वो कमेटी हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई. एंड चलते चलते ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा. इस कमेटी ने हर कंट्रीज़ में जा के काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स करी, उनको जाके समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक कॉज है, ग्लोबल कॉज है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो आप इसको समझो. तो उन्होंने तो करते करते स्ट्रगल करते करते 2005 में जाकर ये मीटिंग हमारी हुई दोबारा से. एंड 2005 में जाकर सब कंट्रीज ने ये बात माना कि हाँ, यूएनएफसी जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है और सभी कंट्रीज को मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज ये एक सोशल कंसर्न है, किसी एक कंट्री रिलेटेड नहीं है, ये पूरे ग्लोबलाइज पूरे वर्ल्ड के लिए है. तो उसके बाद क्या किया गया, यूएनएफसी ने जब ये 2005 में अपनी कमेटी इनकी सक्सेसफुल हुई, तो जब इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया तो उस एग्रीमेंट के अंदर 3 कंट्रीज को डिवाइड कर दिया गया. और 3 कंट्रीज में से सबसे पहले एक डेवलप्ड कंट्रीज को बताया गया, साइड किया गया, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज और एक हमारा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तो उसमें से डेवलप्ड कंट्रीज को ये बात बोली गई कि डेवलप्ड कंट्रीज, आपके ये जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है वो मेजरली आपकी वजह से ज़्यादा होता है, बिकॉज आपकी कंट्रीज में जो ग्लोबल जो कार्बन का एमिशन है, जो
आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपका व्हीकल्स आपके वहाँ चलते हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा एक मास लेवल पर आपकी जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होती है, मेन कॉज उसकी वजह से होता है क्योंकि आपकी कंट्रीज में ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होती है, और जबकि दूसरी तरफ लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट नहीं करते। तो एक 2005 में जब ये रूल्स बने तो इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल रूल्स। क्योटो प्रोटोकॉल रूल्स 2005। तो इस रूल्स में लिखा गया और एक एनेक्जर 1 बनाया गया। उस एनेक्जर 1 में जितनी भी थी, हमारी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनके नाम थे। डेवलप्ड कंट्रीज को उनको एक साइड कर दिया गया और उनको बोला गया कि डेवलप्ड कंट्रीज, हम आपके ऊपर एक मैक्सिमम कैप लगा रहे हैं, एक रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि आप अपनी कंट्रीज में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन एक सेट पैरामीटर, एक सेट लिमिट से ऊपर आप नहीं करोगे। तो ग्रीन जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी एनेक्जर 1 में जिनका नाम लिखा गया था, मेजरली ये 41 कंट्रीज थी, 191 में से 41 कंट्रीज जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको बताया गया कि आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन आप ही हो रिस्पॉन्सिबल, और आपको हम एक रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि आप ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं करोगे। फर्दर मोर, अब जब किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी तो वो कंट्री कंसिक्वेंटली आगे अपनी उस कंट्री में ऑपरेट कर रही जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर एक पैरामीटर सेट कर देगी, एक रेस्ट्रिक्शन सेट कर देगी कि आप कंपनीज जितनी भी हमारी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, आप भी एक लेवल तक ही कार्बन का एमिशन कर सकते हो, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर सकते हो। तो कंसिक्वेंटली उन्होंने आगे लिमिट सेट करी, एंड एक लेवल पर आकर जब कंक्लूड होने लग गया ईयर एंड, तो उन कंपनीज को सबसे ज्यादा कंसर्न ये हुआ, उनके प्रॉब्लम का कॉज ये था कि अब हमारी जो प्रोडक्शन है वो रेस्ट्रिक्ट होने लग गई है, जैसे जैसे हमने अपना कार्बन का एमिशन रिस्ट्रिक्ट करा है। तो वो कंट्रीज ने उन कंपनीज की दोबारा से उन कंट्रीज को बोला गया कि आपने ये हमारे साथ क्या कर दिया, आपने तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हमारे प्रोडक्शन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे अब आप कंसिक्वेंटली देखोगे कि कंट्रीज का जीडीपी भी उससे इम्पैक्ट होगा। तो दोबारा से क्या हुआ कि 2005 के बाद ये जब सक्सेसफुल हो गया था, तो दोबारा से जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूएनएफसी में दोबारा से पहुंचे, उन्होंने उनको बताया कि आपने तो हमारे ये जो सेट पैरामीटर्स बनाए हैं क्योटो प्रोटोकॉल्स में, ये तो हमारी डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। आपने ऐसी बातें लिख दी हैं उसमें कि अब हम अपना प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी कंट्रीज का जीडीपी भी रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो अब यूएनएफसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि कुछ एक ऐसा वे आउट निकालें जिससे इन डेवलप्ड कंट्रीज में इनका कार्बन का एमिशन भी मतलब उनको थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ताकि उनका प्रोडक्शन भी हैम्पर ना हो, एंड दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग का जो एक सबसे बड़ा कंसर्न था पूरे वर्ल्ड में, वो भी उनका सस्टेन रहे। तो फर्दर मोर उन्होंने कुछ और बातें कही यूएनएफसी में। तो यूएनएफसी ने कुछ 3 पैरामीटर्स बताए। तो सबसे पहले उन्होंने जो पैरामीटर बताया वो था सीडीएम। सीडीएम की फुल फॉर्म है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में उन्होंने यूएनएफसी ने उन डेवलप्ड कंट्रीज को ये बात बोली कि आप डेवलप्ड कंट्रीज अपनी कंट्रीज में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, आप उनको बोलो कि आप अपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्लांट एंड मशीनरी है, आप उन प्लांट एंड मशीनरी की टेक्नोलॉजी को चेंज कर दो, जिससे आपका कार्बन का एमिशन रिड्यूस हो जाए। या अगर आप चेंज नहीं कर रहे तो उनकी टेक्नोलॉजी जो पहले है उससे इम्प्रूव करो, ताकि आपका कार्बन का एमिशन रिड्यूस हो जाए। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने ये बात सोची और उन्होंने बोला कि ये जो आप मॉडल हमें स्पेसिफाई करके दे रहे हो काफ़ी एक्सपेंसिव मॉडल है, हम ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम चलता है, लोग हमसे सीखने आते हैं, हम ऑलरेडी एक एडवांस लेवल पर हैं, अब हम इससे ज़्यादा और कितने एडवांस हो जाएंगे। तो और सेकेंडली हम किसी भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बोलेंगे, वो कहेंगे कि आप हमें इतना एक्सपेंसिव मॉडल बता रहे हो तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, आप हमें कोई दूसरा रास्ता बताओ। ठीक है, तो यूएनएफसी ने एक सेकंड रास्ता बताया जो है जेआई, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में उनको बोला गया जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि आप डेवलप्ड कंट्रीज क्या करो कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं आप उनके साथ टाई अप कर लो, और आप उनकी हेल्प करो, उनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करो। तो
अगर जितने से आप उनकी कंट्रीज में जाकर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके आप उनकी कंट्रीज में कार्बन का एमिशन रिड्यूस कर दोगे, जितने से आप उनकी कंट्रीज में कार्बन का एमिशन रिड्यूस करोगे, उतने से हम आपको अवेल कर देंगे, आप अपनी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को उतने का कार्बन का एमिशन आप अवेल करवा सकते हो। फिर से डेवलप्ड कंट्रीज का इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हुआ कि आप हमें ये कैसा मेथड बता रहे हो, हम इतना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने फ्री नहीं बैठे कि हम जाके किसी गरीब की हेल्प करेंगे। हम फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए को बोल दो कि आप बांग्लादेश की हेल्प करो, जो वहाँ पे जाके टेक्नोलॉजी शेयर करो, तो यूएसए ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम इनकी हेल्प नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, हम किसी और की हेल्प नहीं करेंगे, हम अपने आप को देखेंगे बस। एंड देन थर्ड उन्होंने फिर बताया, जब ये दो पैरामीटर्स पे आकर डेवलप्ड कंट्रीज ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा कि हम आपकी इस पे हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम ये वाले रास्ते नहीं चूज कर सकते, देन एक थर्ड रास्ता उन्होंने बताया, वो था इंटरनेशनल एमिशन ट्रेड्स। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेड्स क्या होता है? अब थर्ड पैरामीटर में बोला गया कि डेवलप्ड कंट्रीज आप ऐसा करो, अगर आप ये नहीं कर सकते क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, अगर आप अपनी कंपनीज की प्लांट एंड मशीनरी को नहीं चेंज कर रहे, ठीक है, आप जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में ना किसी की हेल्प कर रहे हो, वो भी ठीक है, आप ऐसा कर लो, आप जाके कार्बन एमिशन यूनिट्स या फिर कार्बन एमिशन रिडक्शंस, वो जाकर आप मार्केट में जाकर, इंटरनेशनल मार्केट्स में जाकर आप कार्बन एमिशन यूनिट्स को परचेज कर लो। अब एक कार्बन एमिशन रिडक्शंस या फिर कार्बन एमिशन यूनिट्स कह लो, 1 टन ऑफ कार्बन के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब वो कंपनीज क्या करेंगी, यूएसए जैसी कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट्स में, कुछ जैसे हम शेयर का सेल और परचेज करते हैं, उनके लिए हमारे लिए स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, हम कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए कमोडिटीज एक्सचेंज बने हैं। तो एक नई चीज भी है मार्केट में, मे बी बहुत कम प्रोफेशनल्स ने सुना होगा, क्लाइमेट एक्सचेंज भी होते हैं। तो क्लाइमेट एक्सचेंज में क्या होता है, हम कार्बन एमिशन यूनिट्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया, आप जाके इंटरनेशनल मार्केट से जाकर इंटरनेशनल एक्सचेंज से कार्बन एमिशन यूनिट्स को परचेज कर लो। कुछ एक्सचेंजेस के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो शिकागो एक्सचेंज है, एक यूरोपियन एक्सचेंज है, एंड एक इंडिया में जो है एक एमसीएक्स एक्सचेंज है। और भी अब आज की डेट में अगर मैं गूगल देखूंगा तो और भी काफी सारे एक्सचेंजेस हैं, बट मेजरली सबसे ज्यादा ऑपरेट ये करते हैं यूएसए की साइड से शिकागो, यूरोप कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन, एंड इंडिया में एक है एमसीएक्स का कार्बन क्लाइमेट एक्सचेंज। एंड अब एक बात ही हुई है इंडिया की, तो मैं आपको एक बार एक डेटा बता देता हूँ। आई थिंक दिसंबर 2018 में, मैं 18 का ये डेटा है कि पूरे वर्ल्ड का 5 बिलियन या कि पूरे वर्ल्ड का 25% का कार्बन का जो ट्रेड्स है वो इंडिया करता है। तो एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है ये भी, ठीक है। अब उनको बोला गया डेवलप्ड कंट्रीज को कि आप जाके इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके परचेज कर लो। यूएसए कहता है ठीक है, हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में जाकर परचेज कर लेते हैं, बट आप ये तो बताओ ये कार्बन एमिशन यूनिट्स सेल कौन कर रहा है, कौन बना रहा है इनको? तो क्वेश्चन अराइज उनके सामने ये हुआ। तो अब क्वेश्चन आता है कि सेलर और बायर, तो हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया कि बायर हमारा है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो बायर है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ऑलरेडी नॉन डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, उनके अंदर कार्बन का या ग्रीन हाउस का गैसेस का एमिशन ऑलरेडी काफी लो लेवल पर था। तो उसके चलते जितनी भी नॉन डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो हमारे सेलर बनते हैं। इन कंट्रीज में जितनी भी कंपनीज हैं वो सेलिंग करती हैं कार्बन एमिशन यूनिट्स का। ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन इज, यूएसए ने फिर से क्वेश्चन पूछा कि अगर आप कह रहे हो कि इंडिया बेचेगा, इंडिया में कंपनीज हैं, मान लो इंडिया की एक कंपनी है, वो कैसे बेच सकती है, उसके पास ये राइट कैसे आएगा? आपने मे बी, अगर हमने सब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कंपनीज के ऑडिट करे होंगे, माइट बी अ चांस हमने कभी फेस करा हो या ना करा हो कार्बन एमिशन की ये केस स्टडीज, बट इंडिया की कोई भी कंपनी ऐसे ही जाकर क्या बेच सकती है क्या? नहीं। अब आप खुद ही सोच सकते हो, किसी भी चीज के लिए अगर पैसे मिलते हैं वो इतना इजी नहीं होगा, गवर्नमेंट उसके लिए काफी एक रूल्स बनाएगी और वो नॉर्म्स भी काफी ज्यादा सख्त होंगे, बहुत इजी नहीं होगा उसके लिए आपको जाके कोई भी जाके कार्बन एमिशन यूनिट सेल कर दे। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में कि वो कैसे आप
रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उससे पहले मैं बताता हूँ कि कैसे आप कार्बन एमिशन यूनिट्स जनरेट करती है कोई भी कंपनी। फॉर एग्जांपल इंडिया की एक कंपनी है जो कि हम डीएमआरसी का एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। बिकॉज दिल्ली मेट्रो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में है, पीछे कुछ टाइम पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्बन की यूनिट्स को, कार्बन का एमिशन रिड्यूस करा है। तो डीएमआरसी का एक एग्जांपल है, इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जनरेट करी डीएमआरसी ने कि उन्होंने बताया कि जैसे ही मेट्रो से ड्राइवर उसकी ब्रेक्स को पुश करता है ना, तो कुछ कार्बन्स का जो है ना, वो एक कार्बन जो है उनकी जो पहले जो लगती थी, जो नॉर्मल रेल्स के अंदर जो कार्बन यूटिलाइजेशन होता था, जो दिल्ली मेट्रो ने बनाया एक ऐसा मॉडल, उससे कार्बन का उनका एमिशन काफी रिड्यूस हुआ। जस्ट बिकॉज एक टेक्नोलॉजी उनकी, अगर ब्रेक्स लगाएंगे तो उससे कार्बन का एमिशन रिड्यूस होता है। तो ऐसे ही मान लो डीएमआरसी, जो कि पहले हमारा जो रेलवे, नॉर्मल रेलवे चलती थी, उसके अंदर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 10 लाख टन की कार्बन का पर मंथ हमारा कार्बन का एमिशंस होता था। अब डीएमआरसी की इस टेक्नोलॉजी के साथ अब सिर्फ वो 7.5 लाख पर आकर रह गया है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, डीएमआरसी इस जो 2.5 लाख टन का कार्बन का इन्होंने एमिशन सेव करा है, वो जाके अब अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज एमिशन ट्रेड्स में जाकर सेल कर सकते हैं, और आगे से किसी यूएसए की कंपनी जिसका ऑलरेडी कार्बन एमिशन का वो एग्जॉस्ट हो गई है लिमिट, वो वहां से परचेज करके अपना आगे काम कर सकते हैं। तो ये मॉडल ऐसे ऑपरेट करता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ऐसे ही 2.5 लाख यूनिट्स इन्होंने बचाए और अपना इंटरनेशनल मार्केट्स में जाकर उन्होंने सेल कर दिए, और आगे से यूएसए की कंपनी उसको परचेज करके वो अपना काम चला लेंगे। तो ऐसे ही एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी पूरे वर्ल्ड में। इसको हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, कार्बन एमिशन यूनिट्स भी बोलते हैं, कार्बन एमिशन रिडक्शंस भी बोलते हैं, कार्बन ऑफसेट्स भी बोला जाता है इसको। कार्बन ऑफसेट्स क्योंकि एक ने कार्बन का सेव करा, दूसरे ने अपने कार्बन के जितनी उसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है वो उतने से उसको इंक्रीज कर लेगा, और अपना कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन का लेवल है उसको दोबारा से एक सेम लेवल पर ले आएगा। नाउ एक इंडस्ट्री में जब ये इमर्जिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आए, तो इंडस्ट्री के सबसे पहले डाउट्स क्रिएट हुए। ठीक है, आपने ये बता दिया, अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनको अपनी बुक्स में कैसे एड्रेस करेंगे, इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को कैसे अपनी बुक्स में एंटरटेन करेंगे वो। तो हमारा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट जनरेट किया, और उन्होंने गाइडेंस नोट के थ्रू इस क्वेरीज को एड्रेस किया और बताया कि जो भी हमारी कार्बन एमिशन यूनिट्स है या फिर कार्बन क्रेडिट्स है, इनको हम इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करेंगे आज की डेट में। और इन्वेंट्री को हम, जैसा कि आपको सबको पता है, AS2 या फिर इंड AS2 के तरह इसको कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पर हम इसको वैल्यू करेंगे हमारा रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। ठीक है, एंड मैंने आपके साथ एक प्रोसीजर अभी छोड़ दिया था बताना कि बायर कैसे बनते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद हम आते हैं कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बिकॉज जो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है उस मॉडल के ऊपर कि बायर कैसे बनते हैं। तो अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही हो मेरी, तो ये एक क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोसेस है कि कोई भी कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकती है उस प्रोसेस में कि वो अपना कार्बन एमिशन यूनिट्स को जाकर इंटरनेशनली सेल कर पाए। सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर कार्बन एमिशन यूनिट्स को सेल करना चाहती है, उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं जाके रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आप जब भी जाओगे उनके पास एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट। इन 3 वर्ड्स का नाम है PDD, प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या बनाया जाता है, एक पूरी रिपोर्ट बनाओगे आप, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे, और एक 3D टाइप का एक डायग्राम टाइप का बना के लेके जाओगे, जिसको भी आप अप्रूवल के लिए लेके जा रहे हो उनको दिखाओगे कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, पहले कंपनी इंडस्ट्रियलाइज वे में एनर्जी को जनरेट करती थी, अब उन्होंने विंड पावर प्रोजेक्ट लगा दिया या फिर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया, जिससे अब उन्होंने कार्बन का एमिशन रिड्यूस कर दिया। पहले चिमनी के थ्रू धुआं काफी ज्यादा जाता था, अब विंड पावर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज जो भी होती हैं हमारी, विंड पावर हो गए या फिर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, इसके थ्रू हम पावर जनरेट कर रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके का धुआं हमारा एनवायरनमेंट में नहीं जाता। तो एक पावर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बना के आप लेके जाओगे, प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसमें आप बिफोर एंड आफ्टर दोनों की पिक्चर्स बना के दिखाओगे उन्हें कि पहले हम ये करते थे, अब हम ये करने वाले हैं।
एंड सबसे पहले देखो, अल्टीमेटली अथॉरिटी यूएनएफसी के पास है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में बैठे हैं, वो सर्टिफाई करके देंगे तभी आप रजिस्टर हो पाओगे। बट कोई भी कंट्रीज में, किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर होना चाहती है, बिफोर गोइंग टू दी डायरेक्टली टू द यूएनएफसी, आपको अपनी होस्ट कंट्री में जो भी आपकी अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में आपको अगर एक नाम बताऊं, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अफेयर्स है। इंडिया की कोई भी कंपनी अगर जाना चाहती है, सीधा यूएनएफसी के पास नहीं जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के पास आपको जाना होगा। आप उनके साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करोगे, उनका अप्रूवल लोगे, एंड देन जब वो आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देंगे, देन आप जाके अपना प्रोजेक्ट जो है यूएनएफसी को सबमिट करोगे। तो यूएनएफसी आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, उसको समझेंगे, एंड एक अथॉरिटी अपॉइंट करेंए, जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर डेजिग्नेटेड ऑपरेटिंग अथॉरिटी, DCA या फिर DOA। DCA डेजिग्नेटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर डेजिग्नेटेड ऑपरेटिंग अथॉरिटी। तो वो डेजिग्नेटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी हर कंट्रीज में उन्होंने अब ये सेटअप लगा रखे हैं, बिकॉज काफी कंट्रीज में अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब वो क्या करते हैं, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं उस कंपनी के अंदर और बोलते हैं जाओ जाकर चेक करके आओ इस कंपनी ने क्या एक्चुअल में कार्बन का एमिशन रिड्यूस करा है, या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट बना के झूठा मूठा दिखा रहे हैं। तो वो पर्सन जाएगा, डिजाइन चेक करेगा उनका, और एक बेसलाइन सेट की जाती है। बेसलाइन एक्चुअल में क्या होता है, बेसलाइन का मतलब क्या होता है, बेसलाइन होता है कि आपकी कार्बन एमिशन रिडक्शंस बिफोर गोइंग इनटू द प्लान, बिफोर गोइंग इनटू द प्लान, या फिर बिफोर आप कह लो, जो भी आपने नया सेटअप लगाया है उसमें से हम लेस कर देंगे आफ्टर प्लान। मान लो आपने पहले आप चिमनीज के थ्रू एटमॉस्फेयर में काफी धुआं छोड़ते थे, अब आपने विंड पावर लगा दी, तो आपने कार्बन का एमिशन पहले 1 लाख टन कर रहे थे, अब आपका कार्बन का एमिशन 80,000 टन आकर रह गया है। तो वो एक्चुअल में एक बेसलाइन सेट करेंगे कि आपने 20,000 टन की कार्बन को सेव कर दिया है। तो जब वो उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद थोड़े टाइम तक मॉनिटर किया जाएगा उसको, एंड फाइनली जब वो आपको इसको अप्रूव कर देंगे कि आपकी कंपनी ने एक्चुअल में कार्बन का एमिशन रिड्यूस किया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा यूएनएफसी की तरफ से। एंड इस सर्टिफिकेट को लेकर ही आप जाके इंटरनेशनल एमिशन ट्रेड्स में जाकर अपनी कार्बन एमिशन यूनिट्स को आप बाय सेल तभी कर पाओगे। एंड ये तो हो गया हमारा प्रोसेस कि आप कैसे कर सकते हो फाइनली। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना रखा है, एक्चुअल में इसका फुल नेम है CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वो एक अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे जो आपके प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इज डन बाय द प्रोजेक्ट ओनर, एंड देन प्रोजेक्ट की वेरिफिकेशन की जाएगी, और उसके बाद उसको, ये मैं बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग का प्रोसेस ये एक ही साथ होता है। एंड देन फाइनली जब वो इस बात पे एग्री कर जाएंगे कि आपने कार्बन का एमिशन रिड्यूस किया है, तो आपको एक फाइनली एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद आप एनवायरनमेंट एक्सचेंज में जाकर अपनी उन यूनिट्स को सेल परचेज कर पाओगे। एंड गोइंग इनटू दैट कि अब एज एन अकाउंटिंग तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये आज की डेट में हम इसको इन्वेंट्री बोला जाता है। एंड कुछ इंडस्ट्री के रूमर्स भी आए थे उस टाइम पे कि हम इसको इंटेंजिबल एसेट्स माने या फिर इसको क्या माने, बट इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट के थ्रू इस बात को क्लियर कर दिया कि आप इसको इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करो। इन्वेंट्री का एक बेसिक फीचर जो है हेल्ड फॉर, इसको सेटिस्फाई करता है, बिकॉज ये हमने सेल के लिए ही रखे हैं। तो आज की डेट में कोई भी कंपनी कार्बन एमिशन यूनिट्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के हेड में शो करती है। एंड एक और छोटा सा कंसेप्ट है, कार्बन एमिशन यूनिट्स तो हमने समझ लिया है, एक होता है वेरीफाइड एमिशन रिडक्शंस। एक छोटी सी बात ये भी डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट लगाकर कि वेरीफाइड एमिशन रिडक्शंस क्या होता है। वेरीफाइड एमिशन रिडक्शंस में क्या होता है, जैसे मान लो कार्बन एमिशन रिडक्शंस, कोई भी कंपनी कार्बन का जब उन्होंने रिड्यूस कर लिया तो यूएनएफसी वाले एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। वो एक लेंथी सा प्रोसेस फॉलो करके वो एक पर्सन को भेजते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वो वेरीफाई करता है, मॉनिटर करता है, एंड देन फाइनली आपको एक इशू कर दिया जाता है सर्टिफिकेट।
एक शॉर्टकट है इसका, वेरीफाइड एमिशन रिडक्शंस। एक आप क्या करोगे आप क्या करोगे अगर आपकी कंपनी को लगता है कि आपने एक कार्बन का एमिशन रिड्यूस किया है, आप डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। जैसे हमने बताया था ना, डेजिग्नेटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो पहले जब आ रहा था वो एक लीगल वे से आ रहा था, अब वो आएगा एक अनऑफिशियल तरीके से। वो बारों बार वो आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर देगा, उस सर्टिफाई करके देगा कि हाँ आपकी कंपनी ने कार्बन का एमिशन रिड्यूस किया है, पहले आपने इतनी करते थे अब आप इतनी करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा। बट वो आपको क्लियर कट एक बता देगा उसके लिए कि आप इनको डायरेक्टली कार्बन क्लाइमेट एक्सचेंज में जाकर सेल नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये ट्राइड वो वाला जो हमने रीड करा है, इतना बड़ा प्रोसेस है, वो लेंथी प्रोसेस, वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है। ये आप डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को बोलते हो और वो उसको असाइन करके देता है, और इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते, और क्लाइमेट एक्सचेंज में आप इसको सेल कभी कर नहीं पाओगे, तो आपको डायरेक्टली बायर को ढूंढना पड़ेगा। एंड इसको मार्केट एक तरीके से ब्लैक मार्केट भी बोला जाता है कार्बन एमिशन रिडक्शंस की। और ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा किसी भी कंपनी के लिए ढूंढना कि बायर कौन है, स्पेशली क्योंकि नॉन डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ हैं, यूएसए या फिर यूरोप में बैठे हैं, तो उनको ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड आप सोच सकते हो कोई भी चीज़ अगर शॉर्टकट मार के आई जाती है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी उस ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला जो बना के किया गया है। तो अगर मान लो कि CER की जो वैल्यू है मार्केट में, अगर वो हमारे 10 यूरो का है एक, तो ये सिर्फ हमारा 1 या 2 यूरो से ऊपर नहीं होगा, बिकॉज ये कोड़ियों के भाव में ही बिकते हैं मार्केट में। सो एंड हो सकता है कि बायर को आगे जब वो खरीद ले तो मे बी आगे जाके वो कुछ लीगल कंसिक्वेंसेस में भी फंस जाए, मे बी उनकी गवर्नमेंट उस बात को मानने से मना कर दे कि हम इसको वैलिड नहीं मानते। सो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ, एंड ओवर टू यू। थैंक्स टू ऑल।